डे 1 और 1 डे, तो फाइनली आपने चूज कर ही लिया टू स्टार्ट डे 1। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड। व्हाट इज मनी? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मनी के बहुत फॉर्म्स हैं, गोल्ड, कैश, डिजिटल मनी, बिटकॉइन। एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ और वो नॉर्मली लोगों को चुभता है, ये मुझे किसी ने पूछा था। सोचो अगर आप 25 साल के हो, तुमने मेहनत करी, सेविंग्स की और पैसे को जमा किया, किस में जमा करोगे आप? आपके पास 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है वो मेहनत को आप 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दो। दूसरा, वो $1200 में कन्वर्ट कर दो। तीसरा, 15 ग्राम गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। या चौथा, 0.1 बिटकॉइन में जमा कर दो। आपकी मेहनत को, आपकी जो डिजिटल एनर्जी है, आपने उसको स्टोर किया है एक फॉर्म में, और ये सबकी वैल्यू आज के पीरियड में 1 लाख है। अब सवाल सिंपल है, 10 से 15 साल बाद कौन सा ऑप्शन तुम्हारी मेहनत को जिंदा रखेगा? सोचिए आप। सोचो। और एक सिंपल मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पैसा होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए क्या है, तो तुम बोलोगे नोट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख रुपए क्या है, तो तुम बोलोगे सेविंग्स है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 करोड़ क्या है, तो तुम बोलोगे सक्सेस है। पर सच ये है कि ये सिर्फ लेबल्स हैं, ये हमने उसको एक दर्जा दिया है। असल में पैसा एक टेक्नोलॉजी है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पैसे का फॉर्म भी चेंज होता गया। अगर आप सिविलाइजेशन से उठ के देखोगे, तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताऊं पैसे का, हमारा बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड आए, फिर गोल्ड के कॉइन्स आए, फिर स्टैम्प पेपर्स आए, फिर पेपर करेंसी आई, फिर डेबिट कार्ड्स आए, फिर क्रेडिट कार्ड्स आए, फिर इंटरनेट बैंकिंग आया, फिर अभी आज हम बारकोड यूज करते हैं गूगल पे के थ्रू, फिर एप्पल पे आया, और आज हम बिटकॉइन को यूज करते हैं। इस वीडियो में हम पैसे को इमोशन से नहीं, हिस्ट्री, लॉजिक और नंबर से समझेंगे। और इस वीडियो में हम हाइप की नहीं बात करते। हमने जब भी वीडियोस बनाई है, हमने कभी भी हाइप की बात नहीं करी है। हम कंपैरिजन करेंगे फैक्ट से, डेटा से और रियलिटी के साथ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी? बहुत ही आसान शब्दों में, मनी इज नॉट पेपर। आपके पास जेब में पेपर करेंसी है, दैट इज नॉट मनी। मनी इज जस्ट अ डेटाबेस। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये इलॉन मस्क, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन के वर्ड्स हैं। मनी इज जस्ट अ डेटाबेस, एक ट्रस्ट है कि हाउ मच आई ओन यू, हाउ मच यू ओ मी, एंड देन इट्स अ लेजर। इट्स बेसिकली अ लेजर कि हमें उसका ट्रैक रखना है, एक डेटाबेस मेंटेन करना है। इकोनॉमिक्स के शब्दों में मैं आपको बताऊं, पैसे ने 3 काम करने आने चाहिए। पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजों के बदले चीजें को एक्सचेंज करना। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज कमाओ और कल यूज करो। और यूनिट ऑफ अकाउंट्स, वैल्यू मेजर करने के लिए एक स्केल होना चाहिए, जैसे पैसे के टुकड़े होने चाहिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि 1 रुपए के 100 पैसे होते हैं। जो चीज ये 3 काम अच्छे से करे, वो पैसा बन सकता है। सिंपल, इतना ही। अब देखते हैं हिस्ट्री में किसने ये काम बेस्ट तरीके से किया है। गोल्ड, द ओरिजिनल हार्ड अर्न मनी। गोल्ड को ये दर्जा इसलिए दिया गया है कि गोल्ड को बनाने के लिए पैसे लगते हैं, गोल्ड को माइन करने के लिए पैसे लगते हैं, पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। गोल्ड सिर्फ एक शाइनी मेटल नहीं है, गोल्ड दुनिया का सबसे पहला हार्ड अर्न मनी है, राइट। अगर आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जो आपके पास 500 रुपए की नोट है ना, उसको प्रिंट करने के लिए 2 रुपए 30 पैसे लगते हैं। कितना प्रॉफिट है देखिए। बट अगर मैं आपको उसका ही गोल्ड का कंपैरिजन बताऊं, 1,48,000 किलोज ऑफ स्टोन माइन करना पड़ता है 1 किलो गोल्ड ढूंढने के लिए। मतलब अगर मोटा मोटा देखें, 30 to 40% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगता है, बाकी का 50 to 60% पैसे कमाने के लिए गोल्ड में। इसलिए वो हार्ड अर्न मनी है, वो साउंड मनी है। फैक्ट समझते हैं, गोल्ड रेयर है, ठीक है। अर्थ पे लिमिटेड क्वांटिटी है, गोल्ड ड्यूरेबल है, हजारों साल से चलता आ रहा है, ठीक है। करोसिव नहीं है, जंग नहीं लगता गोल्ड को। गोल्ड डिविजिबल भी है, टुकड़े किए जा सकते हैं, छोटे नहीं बट टुकड़े किए जा सकते हैं। और गोल्ड फंजेबल भी होता है, एक गोल्ड दूसरे गोल्ड जैसा होता है। और गोल्ड को वेरीफाई भी किया जा सकता है, गोल्ड वेरीफाइबल है, मुश्किल है बट किया जा सकता है। इसीलिए 5000 साल अलग अलग सिविलाइजेशन ने इंडिपेंडेंटली गोल्ड को पैसा माना। इंडिया में अगर आप देख लोगे, अभी आप मुझे ये मत बोलना कि भाई हिस्ट्री में मत लेके जाओ, हिस्ट्री इज अ बोरिंग टॉपिक, बट वापस टॉपिक पे आते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सब ने गोल्ड कॉइन्स को यूज किया। इंपॉर्टेंट नंबर अगर मैं आज तक मैं बताऊं, दुनिया जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है, टोटल माइन गोल्ड 2,16,000 मेट्रिक टन है। 2,16,000 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं। इतना गोल्ड माइन किया हुआ है आज तक, सिविलाइजेशन स्टार्ट होने तक आज तक। हर साल ये सिर्फ 1.5% न्यू गोल्ड ऐड होता जा रहा है ये सप्लाई में। इसका मतलब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है गोल्ड के, अगर कंपैरिजन पे देखोगे। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। गोल्ड परफेक्ट नहीं था, कैरी करना बहुत मुश्किल है, स्टोर करना रिस्की है, बॉर्डर के पार ले जाना, इंटरनेशनल कैरी करना तो इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, गोल्ड स्लो पड़ गया, और यहीं से सिस्टम ने शॉर्टकट निकाला, कैश। गोल्ड का पेपर वर्जन, राइट। बैंक्स ने बोला तुम अपना गोल्ड हमें दे दो, हम तुम्हें उसके बदले एक रिसिप्ट दे देते हैं। ये रिसिप्ट के आगे जाके करेंसी के नोट्स बन गए। अब वो था कि आप वो रिसिप्ट के रिडीम करके अपना गोल्ड वापस ले सकते हैं, बट बाद में वो चेंज हुआ। इनिशियली हर नोट के पीछे गोल्ड होता था, राइट। आपके पास, गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास जितना गोल्ड होगा उतना ही पैसा प्रिंट कर सकते हैं। 1 रुपया इज इक्वल टू फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड, जो भी उसका रिलेशन होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, और वही 1971 तक 400-500 साल तक गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहे हैं कि जो भी कंट्री पैसा प्रिंट करना चाहती है उसके पास गोल्ड होना चाहिए।
गोल्ड होगा तो आप पैसे प्रिंट कर सकते हो। इंडिया भी ब्रिटिश जमाने में गोल्ड सिल्वर स्टैंडर्ड पे फॉलो करता रहा। इतना गोल्ड है उतना ही पैसा प्रिंट कर पाओगे। अब टर्निंग पॉइंट सुनो, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक्स ने ये ऑब्जर्वेशन किया, सब लोग एक साथ गोल्ड लेने नहीं आते, राइट? डिपॉजिट तो कर देंगे बट विड्रॉल करने नहीं आते। तो बैंक्स ने क्या किया, 100 किलो गोल्ड अगर डिपॉजिट हुआ है तो 200 किलो गोल्ड की पेपर इश्यू कर दिए। ये बात याद रखना, बैंक ऐसे ही काम करते हैं। आपका पूरा डिपॉजिट किया हुआ पैसा लोग विड्रॉ नहीं करते तो उसका मिसयूज करता है बैंक। यहीं से पैसा डाइल्यूट होना शुरू हो गया और फिर आया सबसे बड़ा इवेंट। मेरे को लगता है ये फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है जहां पे मनी की पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी थी, एक्चुअल मनी की, हार्ड एंड मनी की। 15 अगस्त 1971 यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उनका नाम है, वो डायरेक्टली इवनिंग में टीवी पे आ जाते हैं और उन्होंने अनाउंस किया डॉलर इज नो लॉन्गर बैक्ड बाय गोल्ड एनीमोर। इस इवेंट को हम बोलते हैं निक्सन शॉक। इस एक डिसीजन का इंपैक्ट पूरा वर्ल्ड फियाट सिस्टम पे शिफ्ट हो गया। अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग पॉसिबल हो गई, इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल बन गई। फियाट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फोर्स बाय द गवर्नमेंट, राइट? आज 1971 से डॉलर की परचेसिंग पावर 85% गिर चुकी है। इंडियन रुपी ने भी मैसिव डिवैल्यूएशन देखी है। 1970 में अगर आप देखोगे $1 ₹7.5 के आसपास था और आज $1 91 रुपीज पहुंच गया है। वैल्यू वही है, ठीक है, बट नंबर्स चेंज हुए हैं। इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। वैल्यू वही है क्या? आप सोचो, बिल्कुल भी नहीं। फियाट करेंसी होता है ट्रस्ट विदाउट लिमिट्स। ये बात बोलिए आप मेरे साथ। फियाट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने बोला है कि ये करेंसी है और हम सब ने मान लिया। फियाट सिस्टम इज अ स्कैम। मेरे पीछे बोलिए, आपको ये बात क्लियर होगी तो आपको बिटकॉइन समझने के लिए बहुत आसानी होगी। वापस टॉपिक पे आते हैं। फियाट सिस्टम का फैक्ट सुनोगे ना तो अनलिमिटेड सप्लाई, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल बन चुका है। और इंडिया में आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है बट M3 अगर मनी देखोगे, मनी सप्लाई लास्ट 20 साल में 10x से ज्यादा बढ़ चुका है। बस अनलिमिटेड प्रिंटिंग चल रही है पर जीडीपी उतनी फास्ट बढ़ नहीं रही। इसीलिए आपने देखा होगा IMF ने एक रिपोर्ट दी थी, इंडिया है ना फेक जीडीपी के नंबर्स दिखा रहा है। मोर मनी चेसिंग सेम गुड्स, इसे हम महंगाई बोलते हैं, राइट? 2 रुपए में चाय आती थी, सेम चीनी, सेम दूध और सेम तरीका, बट आज वो चाय 10 रुपए में आती है। डिजिटल मनी फास्टर है बट बेटर नहीं है। लोग बोलते हैं कैशलेस इंडिया मॉडर्न इंडिया, राइट? सच सुनो, यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग सिर्फ एक फियाट का डिजिटल रैपर है। तुम्हारे डिजिटल पैसे के साथ क्या हो सकता है? अकाउंट फ्रीज हो सकता है, विड्रॉल लिमिट्स लगाए जाते हैं, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होती है, टैक्स ऑटो डिडक्शन होता है। तुम टेक्निकली पैसे के ओनर नहीं होते, तुम परमिशन बेस्ड यूजर हो। ये बात याद रखिए आप, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ आपसे। आप एक परमिशन बेस्ड यूजर हो। इसीलिए इकोनॉमिक्स बोलते हैं बैंक्स में डिपॉजिट करना पैसे एक बैंक की लायबिलिटी है, नॉट योर एसेट। जैसे मैंने बैंक में पैसा डाल दिया, वो मेरी एक लायबिलिटी बन गई, वो मेरा अब एसेट नहीं बना। ये तो हमने जाना कि गोल्ड, फियाट और डिजिटल मनी क्या होता है। आइए एक बार फिर जरा डेप्थ में चर्चा करते हैं पैसे के बारे में, लेकिन इस बार टाइम के नजरिए से आपके पास क्या वैल्यू बचेगी। पैसे का असली टेस्ट टाइम है, ये बात याद रखिए। इसलिए हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं। पैसे का असली काम होता है टाइम के साथ वैल्यू को प्रिजर्व करना। इस टेस्ट पे हम चारों को खड़ा करते हैं। इंडियन रुपीस फैमिलियर है बट वीक है। रुपी हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हमारा रोज लेन देन हम उसी से करते हैं, सैलरी आती है, EMI हम उसी से पे करते हैं, चाय, सब कुछ। पर अगर डेटा देखोगे ना रुपीज और वर्सेस टाइम का, फैक्ट्स अगर मैं आपको बात बताऊं, 1990 में $1 वॉज इक्वल टू 18 रुपीज और आज 2025 में वो 91 रुपीज हो चुका है। रुपी ने 90% प्लस इंटरनेशनल वैल्यू खो दी है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म 6% है। रूल समझो, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 12 साल में तुम्हारा पैसा आधा हो जाता है, लिटरली आधा। आज का 1 लाख रुपए कल का 1 लाख रुपए नहीं है। अगर आज आप 1 करोड़ रुपए वैल्यू कहीं डिपॉजिट कर देते हो बैंक में, वो 50 साल बाद उसकी वैल्यू आप सोचिए कितनी होगी, सिर्फ 5 लाख रुपए। रुपी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? अनलिमिटेड सप्लाई। आरबीआई प्रिंट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंट है, ठीक है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक प्रेशर अलग से है, राइट? अब रुपी स्टेबल लगता है क्योंकि हम उसे यूज करते हैं। इसको समझने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। एजुकेशन जीरो है। अगर ग्लोबली देखोगे ना रुपी सुपर वीक है, ठीक है। हमें स्कूल्स में नहीं बताया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें पैसा नहीं समझ आता। अब आते हैं दुनिया का सबसे बड़े बॉस के बारे में बात करने की, जो है डॉलर, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है बट कंट्रोल्ड है, ये बात याद रखिए। डॉलर पावरफुल क्यों है? 60% वर्ल्ड का ग्लोबल रिजर्व डॉलर में। पर सच सुनो, डॉलर प्रिंटिंग रियलिटी 2020 के बाद यूएस ने अपनी हिस्ट्री का 40%, मतलब अभी तक जितना किया था उसका 40% डॉलर सप्लाई प्रिंट किया। रिजल्ट, इन्फ्लेशन यूएस में हाई रिकॉर्ड पे।
डॉलर की परचेसिंग पावर 1971 से अगर अभी तक देखोगे 85% गिर चुकी है अकॉर्डिंग टू द डेटा। 1971 में $1 में जो मिलता था आज उसके लिए $7 पे करने पड़ते हैं अपने। डॉलर स्ट्रांग है कंपैरेटिवली पर इम्यून नहीं। डॉलर का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सेंट्रलाइज कंट्रोल। फेडरल रिजर्व उसे कंट्रोल करता है। अब जियोपॉलिटिकल वेपन है, सैंक्शंस लगाना, पॉलिटिकल डेट साइकिल है, डॉलर पैसा है पर न्यूट्रल है, ये बात याद रखिए आप। अगर गोल्ड की बात करेंगे हम तो गोल्ड गॉड्स मनी है। अब आते हैं जरा थोड़ा गोल्ड पे डिस्कस करेंगे। गोल्ड का हिस्ट्री निकालते हैं। अगर देखोगे तो गोल्ड 5000 साल से हमारे एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। हर एम्पायर गिरा, गोल्ड बचा, हर करेंसी फेल हुई, गोल्ड रही। इंडिया का भी रिश्ता गोल्ड से बड़ा इमोशनल है। गोल्ड को गॉड्स मनी बोलते हैं। हर लड़की को इंडिया में गोल्ड चाहिए, हर घर में गोल्ड है। वो कोई ना कोई उसकी मम्मी पहन रही है या दीदी पहन रही है या कोई ना कोई उसकी दोस्त पहन रही है, सबको बस गोल्ड चाहिए, सब जगह गोल्ड है। अब गोल्ड का डेटा अगर आप सुनोगे तो टोटल माइन गोल्ड 2,16,000 मीट्रिक टन है। एनुअल सप्लाई 1 से 2% है। इन्फ्लेशन के साथ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, मैं मानता हूं, बट अगर 1970 में गोल्ड $35 पर आउंस था। एक आउंस कितना होता है? 28.4 ग्राम। आज गोल्ड 4,600 पर आउंस चल रहा है, हाई, रिकॉर्ड हाई पे। गोल्ड ने रुपये को भी बीट किया, डॉलर को भी लॉन्ग टर्म में बीट किया। पर प्रॉब्लम क्या है गोल्ड की? कैरी करना मुश्किल है, वेरीफाई करना मुश्किल है। हाँ, कॉन्फिस्केशन हिस्ट्री निकाल के देख लो 1933 की, जो यूएस में एग्जाम्पल है, आप उसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने फोर्स किया था वहां के सिटीजन्स को कि गोल्ड आप हमें गवर्नमेंट को आके डिपॉजिट करें वरना हम आप जेल में डाल देंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। डिजिटली मूव करना गोल्ड को बहुत इंपॉसिबल है क्योंकि वो एक पत्थर है और गोल्ड स्लो है। ट्रेड करना भी इंटरनेशनली बहुत मुश्किल है। आपको कैरी करेंगे तो अगर आप एक कंट्री टू कंट्री भी अगर एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं तो उसको शिप से गोल्ड भेजना पड़ेगा, तो स्लो है, राइट। तो आइडियल मनी कैसे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अगर वीडियो समझ आ रही है ना तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। हिस्ट्री से एक कंक्लूजन निकलता है, आइडियल मनी होना चाहिए जो स्केर्स हो, लिमिटेड हो, डिसेंट्रलाइज हो, सिंगल अथॉरिटी उसको कंट्रोल ना कर पाए, पोर्टेबल हो, सेंसर रेजिस्टेंस हो, प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता हो। गोल्ड हैज स्केर्सिटी, फियाट हैड पोर्टेबिलिटी, बट दोनों में एक चीज मिसिंग थी, वो थी डिजिटल ओनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं जिसे आपको सुन के ही डर लगेगा, थोड़ी सी परेशानी भी होगी और सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, राइट। सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन नया है पर डेंजरस है, सिस्टम के लिए, आपके लिए नहीं। बिटकॉइन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कई साल की मॉनेटरी रिसर्च का रिजल्ट है जो कि क्रिप्टोग्राफी पे करी गई थी। डिजिटल करेंसी कैसे बनाए। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ। क्रिएटर का नाम था सतोशी नाकामोटो। कोई कंपनी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई इसको ओन नहीं करता था। बिटकॉइन के हार्ड फैक्ट सुनो। टोटल सप्लाई 21 मिलियन फिक्स्ड। आज तक बिटकॉइन 20 मिलियन माइन हो चुके हैं। न्यू सप्लाई जो है वो हर 4 साल में हाफ होती रहती है। मतलब जो सप्लाई है ना, ऐसा नहीं होता कि हम जितना भी गोल्ड को जाके माइन करते हैं प्रोबेबिलिटी गोल्ड को मिलने की ज्यादा हो जाती है। बट बिटकॉइन में अगर आज देखोगे आप, हर 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन ही माइन होंगे। डजंट मैटर कितने लोग माइन कर रहे हैं या एक आदमी माइन कर रहा है, इतना ही होगा। तो जो सप्लाई है ना वो हमेशा फिक्स है और ये सप्लाई हर 4 साल में आधी होती जाती है। लास्ट BTC 2140 में माइन होगा, मतलब 115 साल बाद। अभी तक 20 मिलियन माइन हो चुके हैं, हार्ड कैप 21 मिलियन है, तो 1 मिलियन स्टेप बाय स्टेप 115 साल में माइन होगा। लास्ट BTC 2140 में माइन होगा। वही गोल्ड का सप्लाई अननोन है, बिटकॉइन का सप्लाई मैथमेटिकली प्रूवन है। एक मैथमेटिकल लॉ है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि इसी टाइम में हर 10 मिनट में इतने माइन होंगे तो इतने ही माइन होंगे। डजंट मैटर हम कितने लोग माइन करना चाह रहे हैं बिटकॉइन को। इसलिए लोग कहते हैं बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड विथ अ हार्ड कैप। हार्ड कैप मतलब फिक्स कैप है। अब मैं बिटकॉइन को टाइम से कंपेयर करना चाहता हूँ, बिटकॉइन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब रियलिटी सुनो, अब इसको परफॉर्मेंस को लेके। बिटकॉइन के प्राइस को इग्नोर करो, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इन्वेस्टर गेम है ये। बट जो टेक्नोलॉजी है वो 1 बिटकॉइन की 100,000 पे भी सेम थी, जब बिटकॉइन $1 पे था तब भी टेक्नोलॉजी सेम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिटकॉइन का मेरे को लगता है सबसे फंडामेंटल ट्रूथ है। 1 BTC विल ऑलवेज बी 1 BTC। अब कंसेप्ट समझो, बिटकॉइन ने 15 साल में हर मेजर करेंसी को बीट किया है, इन्फ्लेशन से ज्यादा फास्ट ग्रो किया है, बॉर्डर्स, बैंक, पॉलिटिक्स से ऊपर रहा है हमेशा। मैं मानता हूँ बिटकॉइन वोलेटाइल है, पर वोलेटाइल का मतलब है शॉर्ट टर्म रिस्क। लॉन्ग टर्म में सिग्नल का अडॉप्शन देखो। आज से 15-20 साल बाद आपको क्या लगता है क्या अडॉप्शन होगा? तो शॉर्ट में हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, व्हेनेवर इन डाउट जूम आउट। बिटकॉइन को 1 महीना, 1 वीक या 1 साल के चार्ट में मत देखो।
बिटकॉइन को 5 साल के चार्ट में देखो। वही मैं एआई की बात करूं, एआई को भी आप छोटे टर्म में मत देखो। अब अगले 15-20 साल में एआई और रोबोटिक्स कैसे करेंगे, वही बिटकॉइन करके दिखाएगा। मैं मानता हूं कि गोल्ड स्टेबल है क्योंकि सब लोग गोल्ड को मान चुके हैं। बिटकॉइन वोलेटाइल है, अभी तक अडॉप्शन फेज में ही है। गोल्ड अडॉप्ट हो चुका है और बिटकॉइन अडॉप्शन फेज में ऑलरेडी अब आ रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इट्स वेरी अर्ली। अभी भी लोग बोलते हैं कि यार 1 BTC इज नाउ $100,000, ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए के आसपास है। क्या अभी बिटकॉइन में एंटर करना सही है? मैं बोलता हूँ अभी आप अर्ली हो, आप 1995 या 2000 इंटरनेट के एरा में हो, वही बिटकॉइन कह रहा है। अब मैं बताता हूँ बिटकॉइन अलग कैसे है। बिटकॉइन एक डिजिटल है, मतलब फास्ट है, ठीक है, गोल्ड की तरह स्लो नहीं है। स्केर्स है, गोल्ड जैसा, स्केर्स के साथ हार्ड कैप है। डिसेंट्रलाइज है, एक सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल एंटिटी या गवर्नमेंट या सीईओ कोई कंट्रोल नहीं करता, हर लोग कंट्रोल करते हैं। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। परमिशनलेस है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपको, ना रिसीव करते टाइम ना किसी को भेजते टाइम। ट्रांसफर या रिसीव करने के लिए इसीलिए लोग कहते हैं बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड, राइट? पर सच ये है कि बिटकॉइन गोल्ड से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। गोल्ड इज प्रोपोर्शनल टू 2 थिंग्स, कैपिटल एंड मैन पावर। ज्यादा पैसा लगाओ माइनिंग में और ज्यादा लोग उसको माइन करने लग जाएं तो गोल्ड के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आपने अर्थ एआई का सुना होगा, फ्यूचर में एआई और रोबोटिक्स जाके गोल्ड को माइन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जब ढूंढने लगेंगे तो गोल्ड के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और डिमांड घटेगी तो प्राइस गिरेगा। तो फ्यूचर प्रूफ नहीं है गोल्ड, और बिटकॉइन का सप्लाई गारंटीड है, फिक्स, राइट? तो वहां पे एआई कर लो या रोबोटिक्स को लेके आ जाओ या अर्थ एआई आ जाओ, 3.125 BTC माइन होंगे अगले 10 मिनट में, मतलब उतने ही होंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना बिटकॉइन में कोड इज लॉ, एक बार रिटर्न है तो उसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में बिटकॉइन का रियलिटी चेक क्या है? इंडिया में गोल्ड डिमांड वर्ल्ड में टॉप है, राइट? इंडिया में अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में एंड ऑल, गोल्ड की डिमांड बहुत हाई है। साउथ इंडिया ही नहीं, पूरे इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत हाई है। इन्फ्लेशन अगर आप इंडिया का देखोगे तो 6% है, करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है कंटिन्यूअसली। बट बिटकॉइन एक ऑप्शन दे सकता है इंडिया को, वैल्यू को टाइम के साथ प्रोटेक्ट करने का, गवर्नमेंट रिस्क डाइवर्सिफाई करने का। बिटकॉइन ये नहीं बोलता कि सिस्टम छोड़ दो, बिटकॉइन बोलता है सिस्टम के बाहर भी एक बैकअप है आपके पास, एक ऑप्शन है आपके पास। अब रियल ऑनेस्टी सुनो आप, नो हाइप। गोल्ड फिजिकल हार्ड अर्न मनी है, फियाट मनी जो हम बोलते हैं वो पॉलिटिकल मनी है, और डिजिटल मनी जो हम CBDS की बात कर रहे हैं, जो चाइना वगैरह यूज कर रहा है, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, वो कंट्रोल्ड मनी है। वहीं बिटकॉइन न्यूट्रल मनी है, ना ही किसी कंट्री का है, ना ही किसी पार्टी का है, ना ही किसी के बैंक का है, सिर्फ रूल्स का है, और रूल्स लिखे गए हैं और वो कोई चेंज नहीं कर सकता। हर जनरेशन को एक मॉनेटरी शिफ्ट मिलता ही है। अगर आप देखोगे गोल्ड को, गोल्ड कॉइन्स के बाद पेपर आया, पेपर के बाद डिजिटल मनी है, और डिजिटल मनी के बाद आज बिटकॉइन है। सवाल ये नहीं है कि बिटकॉइन सक्सेसफुल होगा या नहीं, सवाल ये है अगर पैसा ही ब्रोकन हो तो क्या तुम अल्टरनेटिव को समझने की कोशिश भी नहीं करना चाह रहे? समझ रहे हो आप? एक ऑप्शन है आपके पास, उसको समझो तो सही, उसको टाइम तो दो। तो अगर आप वो करते हो उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं इसको एक्सटेंडेड वर्जन में बताऊं थोड़ा इमोशनल ट्रूथ के साथ, रुपये तुम्हारे पास है पर कंट्रोल RBI का है, डॉलर तुम यूज करते हो पर कंट्रोल USA का है, गोल्ड तुम ओन करते हो पर मूव मुश्किल से होता है। वहीं बिटकॉइन देख लो, तुम ओन भी कर सकते हो, तुम मूव भी कर सकते हो बिना परमिशन के। बिटकॉइन पैसा कम और फ्रीडम ज्यादा है, आप कुछ भी कर सकते हो बिटकॉइन के साथ। दैट इज रियल मनी, हार्ड अर्न मनी विथ फ्रीडम, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब थोड़ा लीगैलिटी की बात करते हैं। बहुत लोगों को डर है क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल भी है या नहीं है? मैं शॉर्ट आंसर देता हूँ, सिंपल, यस लीगल है। डिटेल सुनोगे, इंडिया में बिटकॉइन इलीगल कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से लेकर 2020 तक बैंक को रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, और 4 मार्च 2020 में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले ही, वो जो रिस्ट्रिक्शन था बैंक्स को कि क्रिप्टो में डील करने का, वो हटा दिया। बैन कभी था ही नहीं, बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी एक्सचेंजेस के साथ आप डील मत करिए, और वो उठ चुका है। कब? आज से 5 साल पहले। तो 100% लीगल है, ट्रेडिंग अलाउड है, होल्डिंग अलाउड है, बट आपको 30% टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट्स पे। जब आप बाय करके सेल करोगे और आपका प्रॉफिट होगा, उस पे 30% टैक्स देना है, और जब भी आप सेल करते हो तो वो एक्सचेंज आपसे 1% TDS कट करके आपके पैन कार्ड के ऊपर वो 1%, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू को 1% आपके पैन कार्ड पे डिपॉजिट कर देता है, जो कि आप रिडीम कर सकते हो। अदर टैक्सेस जो अभी टैक्स पे करोगे उसके खिलाफ आप उसको रिडीम कर सकते हो। मैं मानता हूँ रेगुलेशन हेवी है बट बैन नहीं है, और इंडिया लीड नहीं करता, हम हमेशा फॉलो करते हैं। और इवेंचुअली आप देखना यही 30% टैक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बराबर होंगे फ्यूचर में, बहुत जल्दी होंगे। मतलब गवर्नमेंट कंफ्यूज है, ठीक है? बिटकॉइन इलीगल नहीं है। ग्लोबल व्यू देखोगे वर्ल्ड का क्या हो रहा है आज के पीरियड में, आप देख सकते हो वेनेजुएला में क्या हो रहा है,
ठीक है, आज ईरान में क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर एक ही है, फिक्स द मनी, फिक्स द सिस्टम, बिटकॉइन। सिंपल। अगर आप वर्ल्ड को फिक्स करना है ना तो आपको मनी को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लीगैलिटी की बात करते हो, अदर कंट्रीज में, यूएसए में लीगल है, रेगुलेटेड है। उन्होंने ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट चुन के आया हुआ था, उसने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन किया है। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल क्या होता है? इसका मतलब होता है जब गवर्नमेंट गोल्ड बाय करती है एज अ रिजर्व, हमारी इंडिया यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व बाय करती है, वैसे यूएसए बोल रहा है कि मैं बिटकॉइन को एज अ रिजर्व बाय करूंगा, एज अ कंट्री में बाय करूंगा। यूरोप में लीगल है, रेगुलेशन है, जापान में लीगल टेंडर लेवल का रिकॉग्निशन है ऑलमोस्ट जापान में बिटकॉइन को लेके। एल साल्वाडोर में तो ऑफिशियल लीगल टेंडर है। ऑफिशियल लीगल टेंडर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मतलब अगर एल साल्वाडोर में मैं कोई भी शॉप पे जाता हूँ या मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ या मैं घर खरीदूं, चाय पीऊं या मैकडॉनल्ड्स पे जाऊं, वहां के हर बिटकॉइन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं उनको कोर्ट में ड्रैग कर सकता हूँ। उसका मतलब होता है ऑफिशियल लीगल टेंडर होना। चाइना में बैन है, बट सिटीजन्स अगर आप देखोगे अभी भी यूज कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू और अदर स्टफ के थ्रू। चाइना सबसे आगे है, मैं आपको बताता हूँ। अगर लोग सोचते हो ना कि चाइना में बैन है, नहीं, कहीं बैन नहीं है। रशिया में भी बोलते हैं लोग बहुत स्लो है। अगर आप कोई लोग चाइना और रशिया गए होंगे, वहां पे इतना क्रिप्टो के पेमेंट्स होते हैं, लोग अपने में एक दूसरे में करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। ऑब्वियसली चाइना बहुत सारा कंट्रोल करना चाहता है पब्लिक को, बट दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बिटकॉइन, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। दुबई में तो अगर आप देखोगे, आप घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। रिसेंटली आप बिटकॉइन में सैलरी विड्रॉ कर सकते हो। और एक न्यूज आई हुई थी कि दुबई में बिटकॉइन के चैप्टर्स बुक्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चे बिटकॉइन के बारे में पढ़ पाए। हर कंट्री बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही है। यहाँ तक 20 कंट्रीज में बिटकॉइन के जो गेन्स है, जो बिटकॉइन की जो प्रॉफिट्स हैं, उस पे जीरो टैक्सेशन, ठीक है। तो अडॉप्शन लेवल देखो आप, कंट्रीज बिटकॉइन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या तो रेगुलेट कर रहे हैं या तो उसके ऊपर हम उसको कितना अच्छे से रेगुलेट कर पाए इसके लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन जाने वाला नहीं है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एक चॉइस की बात है। तुम्हारी मेहनत का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो या तुम्हारे हाथ में। बिटकॉइन गारंटी नहीं देता तुम रिच हो जाओगे, बिटकॉइन ऑप्शन देता है तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और आज की दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऑप्शंस होना। ये एपिसोड में हमने मनी के बारे में, बेसिक मनी क्या होता है उसके बारे में जाना, कितने टाइप के करेंसीज होते हैं, और गोल्ड के बारे में जाना, डॉलर के बारे में जाना, आईएनआर के बारे में जाना और बिटकॉइन के बारे में जाना। बट नेक्स्ट एपिसोड में व्हाट इज बिटकॉइन इन सिंपल वर्ड्स, व्हाई बिटकॉइन वाज क्रिएटेड एंड हु इज सतोशी नाकामोटो, तब समझोगे बिटकॉइन ग्रीड से नहीं, बिट्रेयल से पैदा हुआ है, मतलब धोखे से पैदा हुआ है। जब इंसानों को धोखा मिला बैंक्स की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके सतोशी नाकामोटो ने बोला यार हमें ऐसी करेंसी चाहिए जो डिसेंट्रलाइज हो और कोई कंट्रोल ना कर पाए और उसके ऊपर सप्लाई उसकी कैप हो। ये तो बस शुरुआत है। ऐसी ही वीडियो रेगुलर आएंगी अब, क्योंकि बहुत जरूरी एजुकेशन है जो शायद अभी बुक्स में नहीं आएगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने नोटिफिकेशंस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट कर दो यार, हम उसके आंसर्स बिल्कुल देंगे, ठीक है। लास्ट में मैं फिर बोलता हूँ, डोंट सेल योर बिटकॉइन, इफ यू डोंट हैव एनी, स्टार्ट बाइंग टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।